हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। रामदास जिनकी एज 49 है, एविएशन कंपनी में काम करते हैं। जिस डिवीजन में रामदास काम करते हैं उस डिवीजन में इनकी एज बाकी के एम्प्लॉय से सबसे ज्यादा है, मतलब ही इज अ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ऑफ हिज डिवीजन। ही इज द इवन सीनियर टू द डिवीजन मैनेजर, मतलब ये अपने डिवीजन मैनेजर से भी एज के मामले में बड़े हैं। और डिवीजन मैनेजर का नाम क्या है? डिवीजन मैनेजर का नाम है कानापुटी। रामदास को मोस्ट कमिटेड, कैपेबल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय माना जाता है। उनकी कैपेबिलिटीज की वजह से, एबिलिटी की वजह से, सीनियरिटी की वजह से उनको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है और वो हर काम पूरा कर देते हैं। वो हर काम कैसे हैंडल करते हैं? जैसे वो रूटीन का काम करते हो, मतलब रामदास को जो भी काम दो, रूटीन के काम के अकॉर्डिंग वो हर काम पूरा कर देते हैं। पर एक प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब एक इंटेलिजेंट पर्सन नागार्जुन को इसी डिवीजन में काम दिया गया जिस डिवीजन में रामदास भी है। अब नागार्जुन काफी इंटेलिजेंट है, नागार्जुन को पता है कि काम कैसे पूरा कर रहा है, वो काम बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। मतलब नागार्जुन जिस स्पीड से काम करता है उस स्पीड के अकॉर्डिंग आई थिंक बाकी के एम्प्लॉइज काम पूरे नहीं कर पाते। अब कहीं ना कहीं रामदास और जो नया पर्सन आया है नागार्जुन, उन दोनों के बीच में टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ ऐसे ओकेजन भी होते हैं जब कानापुटी, कानापुटी कौन है? डिविजनल मैनेजर, इसको पता है, इसने नोटिस भी किया है कि दोनों एम्प्लॉइज के बीच में टेंशन क्रिएट है पड़ी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है पड़ी, पर फिर भी कानापुट्टी ने इंटरफेयर नहीं किया इनके पर्सनल इश्यूज को लेकर, क्योंकि कानापुट्टी को यह बात पता है कि भले ही दोनों के बीच में इश्यूज हैं पर फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, जो मेरा डिपार्टमेंट का काम है, वो फिर भी टाइम से पूरा हो रहा है, जल्दी हो जाता है। पर एक दिन क्या हुआ, दोनों के बीच में, रामदास और नागार्जुन के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई। तब तंग आकर, ऐसा समझ लीजिए, रामदास ने कानापुट्टी को जाकर कंप्लेन की है कि उसकी ड्यूटीज कौन पूरी कर रहा है? नागार्जुन पूरी कर रहा है। कह रहा है, मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है कि रामदास कहता है कानापुट्टी को, अपने डिवीजन मैनेजर को, कि मेरी ड्यूटीज काफी सारी किसको हैंड ओवर कर दी गई हैं? नागार्जुन को। अब नागार्जुन ने क्या किया है? नागार्जुन तो बस इतना सा कर रहा है कि वो काम बहुत जल्दी कर देता होगा। जो काम रामदास कर रहा था उसमें से भी बहुत सारे काम कौन पूरे कर देता होगा? नागार्जुन पूरे कर देता होगा। पर रामदास यही कंप्लेन जाकर कानापुट्टी को करता है कि मेरे काफी सारी ड्यूटीज वाले जो काम थे ना, वो नागार्जुन पूरे कर रहा है। तो कानापुट्टी ने क्या किया? एक ऑर्डर स्टेट किया जिसमें उसने बता दिया, क्लियर एलोकेट कर दिया किसका क्या जॉब होगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी दोनों के बीच में। उसने ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि तुम दोनों के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा, कौन कैसे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब बता दिया गया। इससे क्या हुआ? वर्कलोड कम हो गया, जो प्रोडक्टिविटी थी वो एनहांस हो गई, और जो दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल, टेंशन वाला माहौल था ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब इस पूरे केस को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद हमसे तीन बातें पूछी जा रही हैं। पहली बात, हमको एक ऐसा स्टेप बताना है ऑर्गेनाइजिंग का जो मिस था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। दूसरी बात हमको यह बतानी है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से दो स्टेप हैं जो इस पूरे केस में इंप्लीमेंट किए गए हैं। तीसरी बात हमको यह बतानी है कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के हमको दो पॉइंट बताने हैं। तो पूरे केस को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो पहले नागार्जुन के आने से पहले किसी को पता ही नहीं दिया था, किसी को बता ही नहीं रखा था कि किसने क्या काम करना है। मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाला काम मिस था। मतलब ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? सभी को ड्यूटीज असाइन करते हैं। तो पहले ड्यूटीज असाइन नहीं की हुई थी। जब जब हम ड्यूटीज असाइन करते हैं तो क्या होता है? हर किसी को पता होता है किसने क्या काम करना है, किसकी क्या जॉब पोजीशन है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का काम पहले नहीं था, ये स्टेप मिस था। पर अब यहां पर हम देखें
सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यही पूछा गया है कि यहां पर कौन से दो स्टेप हैं जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अब इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। पहली बात असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, दूसरी बात उनको यह भी बता दिया गया है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। जो दो इंपॉर्टेंस हमको बतानी है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब जब हम ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर भी फिक्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट भी डिवाइड कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट के ऊपर मैनेजर भी होता है, हर डिपार्टमेंट को पता भी होता है किसने क्या काम करना है। तो आप सोचकर देखो क्या हमने सभी को जॉब्स असाइन की हैं कि नहीं की हैं? बिल्कुल की हैं, क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट बनाए तो हम उनको क्लियर बता देते हैं कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होने वाला है, चाहे वो रिसोर्सेज फिजिकल है या फाइनेंशियल है या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और कोई भी काम ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो दोबारा दोबारा होगा, डुप्लीकेट काम नहीं होने वाला है। फिर इससे हमारा एक बेनिफिट और भी होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है। एफर्ट्स और रिसोर्सेज का जो वेस्टेज होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑलरेडी सबको फिक्स कर देते हैं किसने क्या काम करना है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर फिक्स किया हुआ है तो क्या होगा, वेस्टेज कम होने वाली है। दूसरी बात, चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप चेंजेस लाना चाहते हो प्लस ये भी चाहते हो कि वो चेंजेस फर्म में आपके एम्प्लॉइज फॉलो कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला काम पहले से ही करके रखना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज आया और वो चेंज आपको अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि अगर आप वो चेंजेस अप्लाई नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हर इंसान का एक नेचर होता है, जब जब कुछ परिवर्तन होता है तो वो उसका विरोध करता है। अगर आप चाहते हो कि इंप्लॉइज परिवर्तन का विरोध ना करें, उसको आसानी से फॉलो कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला काम आसानी से करना होगा। क्योंकि चेंजेस आपको किसी भी लेवल पे करने पड़ सकते हैं, वो चाहे आपको उनके मैनेजरियल लेवल पे चेंज करना हो, इंप्लॉइज का आपस में रिलेशनशिप के लेवल में चेंज करना हो, या कुछ रिवाइज करना हो, या कोई स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना हो, तो चेंजेस कहीं भी करने पड़ सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा यही चाहोगे कि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे, आसानी से चलता रहे और हमारा बिजनेस का टारगेट पूरा हो जाए। तो डेफिनेटली हमने इस केस में क्या देखा कि पहले जो ड्यूटीज की असाइनमेंट का काम था वो नहीं था, फिर हमने ये देखा कि ड्यूटीज असाइन की गई हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको काम सौंप दिया गया है। फिर हमने देखा यहां पर कि ऑर्गेनाइजिंग की कौन सी दो इंपॉर्टेंस हैं। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।